नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। काशीपुर और रुड़की में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। काशीपुर में सुबह 11:30 बजे होगी जनसभा। हरिद्वार के रुड़की में 1 बजे रैली होनी है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान काशीपुर और रुड़की में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशीपुर में सुबह 11:30 बजे तो हरिद्वार के रुड़की में 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। काशीपुर और रुड़की में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर को समझने के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे संपादक अनुपम त्रिवेदी के पास। सर, जिस तरह से सीएम योगी की भारी डिमांड देखी गई छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, तो आप उत्तराखंड में किस तरह से देखते हैं? देखिए मनु, उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, सीएम योगी तो मूलतः उत्तराखंड से ही आते हैं। यहाँ उनका घर परिवार है, पिताजी हैं, भाई हैं, उनकी बहनें हैं, सब बहुत लो प्रोफाइल लोग यहाँ रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं। उत्तराखंड के परिवेश में आप बात करें तो इनकी यहाँ भी बहुत ज्यादा सभाओं की डिमांड रही है। और बीजेपी इन्हें बड़ी मुश्किल से इनके लिए 2 सीटों के लिए टाइम लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय दे रहे हैं। पूरे देश भर में चुनाव चल रहा है और एक दोनों सीट जो चुनी गई है स्ट्रैटेजिकली, एक काशीपुर है जो नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र की सीट है, दूसरी रुड़की जो हरिद्वार लोकसभा में आती है। तो दोनों जो एरिया जहाँ इनकी सभाएं होनी है, काशीपुर और रुड़की, ये उत्तर प्रदेश से भी लगे हुए इलाके हैं। तो ये रैलियां बीजेपी के अनुसार ये ड्यूल पर्पस सर्व करेंगी। एक तो उस क्षेत्र में उत्तराखंड के संसदीय क्षेत्र में तो एक मैसेज जाएगा ही जाएगा, और जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हैं वहां भी एक तरीके से रैली काम करेंगी। और जो कि इनको फायर ब्रांड नेता है, फायर ब्रांड नेता की इनकी इमेज है आदित्य योगी आदित्यनाथ की, इसलिए पार्टी को लगता है कि इन 2 क्षेत्रों में जहाँ अगर थोड़ा सा कोई कमी पेशी रह गई होगी, इनके दौरे के बाद स्थितियां काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। तो इसी के तहत इनका आज ये दौरा लगाया गया है। अनुपम जी, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उस तरह से कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो क्या लगता है आपको बीजेपी लीड ले रही है चुनाव प्रचार में? देखिए, बीजेपी ने तो डे 1 से ही लीड ली है जहां तक उत्तराखंड की बात है, क्योंकि बीजेपी के पास जिस तरीके से नेताओं का एक तो पूरा पैनलिस्ट का उनके पास तैयार की पूरी लिस्ट सेंटर के, स्टेट के, और उन्होंने स्ट्रैटेजिकली लोगों को लगाया। जैसे शाहनवाज जैसे है ना, उनकी रैलियां लगाई गई हैं 7 तारीख को उन इलाकों में जहाँ अल्पसंख्यक मतदाता हैं। इसी प्रकार से अलग अलग नेताओं को जो जहाँ यूज हो सकता है उनका, जो जहाँ उनका इन्फ्लुएंस एरिया वो लगाया है। कांग्रेस के पास नेताओं को शुरू से ही टोटा रहा है। ले दे के अभी तक राहुल गांधी यहाँ आ पाए हैं। राहुल गांधी के पास समिता मुखर्जी आई है, जो पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की लड़की है, उनको कुछ बंगाली एरिया में लगाया गया था नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में। इसके अलावा बिल्कुल नेताओं का टोटा है। अब राहुल गांधी की रैली प्रपोज है, तो लेकिन जब तक वो होंगी, अब लास्ट लेग में तकरीबन ये इलेक्शन चला गया है, तो इसलिए बीजेपी का एडवांटेज उनके लगातार नेता बड़े जितने सेंट्रल लीडर्स हैं, हर दिन 2 से 3 सभाएं उनकी अलग अलग एरिया में लग रही हैं। तो यहाँ पे बीजेपी एडवांटेज लेते हुए तो साफ तौर पर दिख रही है कांग्रेस वाली। सर, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी, मतलब किन मुद्दों को लेकर बीजेपी उत्तराखंड में वोट मांगने जा रही है? अभी तक जितने भी उत्तराखंड में दौरे हुए हैं स्टार प्रचारकों के, अगर इसको समझना चाहें तो? देखिए, बीजेपी का तो बहुत क्लियर स्टैंड है। वो जहाँ भी जिन भी नेता के दौरे लग रहे हैं, जैसे कल अमित शाह आए थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट उत्तरकाशी में, उन्होंने राष्ट्रवाद का एक इशू लिया और दूसरा उन्होंने कांग्रेस को घेरा है उसकी न्याय स्कीम पे, और जो गरीबी वाली जो स्कीम है, कितने साल से कांग्रेस एक ही नारे को रिपीट कर रही है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में सीधी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है। इसलिए यहाँ जितने सेंट्रल लीडर्स आ रहे हैं बीजेपी के, उनकी निशाने पे यहाँ कांग्रेस ही रहती है। और दूसरा जो, क्योंकि यहाँ पे एक्स-फौजीज बहुत है उत्तराखंड में, इससे राष्ट्रवाद का नारा जोर शोरों से चल रहा है। यही तो प्रोमिनेंटली इशू जो देखने में आए हैं, वो यही लगातार उठ रहे हैं हर रैली में। तो जो प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी अपने रुद्रपुर की जनसभा में पिछले हफ्ते, उन्होंने भी इन्हीं 2 इशूज को बहुत जोर शोर से उठाया था। राष्ट्रवाद के इशू को टच करा और कहा कि भाई उत्तराखंड में 4 धाम पहले से हैं, 5वां धाम यहाँ भी मैं देखता हूँ सैनिक धाम के तौर पे। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वोटर से एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करी और देश में जो माहौल है उसी के साथ जेल करने की कोशिश करी है। मनु?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी इस तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने चार्जशीट तैयार की है। आज कांग्रेस चार्जशीट को जनता के सामने रखेगी, जबकि बीजेपी इसे अपने कार्यक्रमों की नकल बता रही है, और वो भी बिना अक्ल के। देखिए रिपोर्ट। डबल इंजन की सरकार के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट तैयार है। गुरुवार को कांग्रेस चार्जशीट जनता के सामने रखने जा रही है, पर कांग्रेस आने वाली चार्जशीट से क्या बीजेपी को घेर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस की कैंपेन और रणनीति अब तक नजर ही नहीं आई। न तो फरवरी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पूरी हो पाई, न कांग्रेस का सहयोग निधि अभियान परवान चढ़ सका। चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की धार भी नहीं दिखी। ऐसे में चार्जशीट कितनी कारगर होगी कह पाना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस के अपने दावे हैं। चार्जशीट में कल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। केंद्र सरकार की विफलताएं हैं। 5 साल में जितने भी वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, उनसे संबंधित मामला होगा। और राज्य सरकार का 2 साल का असफलतम कार्यकाल रहेगा। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि चार्जशीट बीजेपी की बोलती बंद कर देगी, पर बीजेपी पूरे कार्यक्रम को ऐसी नकल बता रही है जिसमें अकल भी नहीं लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि वो नकल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की, और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम करवाते हैं उसी के निमित्त वो भी पीछे से उसको दोहराती है। इसलिए उनका अपना कोई विजन नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी नकल भी नहीं कर पाएंगे, और अकल भी अब वो चुरा ली गई उनकी। जिस चार्जशीट को कांग्रेस ने 2 महीने में तैयार किया, उसे जनता को बताने के लिए अब 1 हफ्ता भी पूरा नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती चार्जशीट का सम्मान बचाने की है, ताकि चुनाव से पहले ये शो भी फ्लॉप शो साबित न हो। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दीपांकर, कितनी कारगर होगी कांग्रेस की चार्जशीट? बिल्कुल देखना होगा मनु की चार्जशीट में कांग्रेस क्या नया खुलासा करती है। पिछले 2 साल में डबल इंजन की सरकार को बार बार कांग्रेस ने कोसा है, भ्रष्टाचार को लेके, जीरो टॉलरेंस को लेके, घोटालों की जांचों को लेके, चाहे चावल घोटाला रहा हो, NH-74 प्रकरण रहा हो, किसानों की खुदकुशी का मामला रहा हो। तो क्या चार्जशीट में इससे हटकर कुछ नया आएगा, या फिर वही पुराने मुद्दे और वही पुराना राग कांग्रेस अलापेगी? अगर पुराना अलापेगी तो उसका जवाब बीजेपी हर समय देने को तैयार है। अगर कुछ नया होता है तो फिर कांग्रेस के पास ऐसा क्या नया होगा, वो देखना होगा चार्जशीट में। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद ऐसी नहीं है कि इस चार्जशीट में कुछ खास देखने को मिले। मनु दीपांकर, बीजेपी के दावे में कितना दम है? वो कह रही है कि ऐसी नकल बता रही है जिसे अकल भी नहीं लगाई गई है। बिल्कुल, बीजेपी जानती है कि ज्यादा से ज्यादा कहां तक कांग्रेस जाएगी। भ्रष्टाचार पर हमला करेगी, किसानों के मामले को उठाएगी, बेरोजगारी के मामले को उठाएगी। इससे हटके कांग्रेस कुछ नया लाएगी, ये बीजेपी पूरी तरह संतुष्ट है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि अगर इससे हटके भी कुछ आता है तो हम हर मसले का हर प्लेटफॉर्म पे जवाब देने को तैयार हैं, और बीजेपी कहीं पे भी डिफेंसिव मोड पे नहीं रहेगी, आक्रामक रहेगी। मनु और दीपांकर, कब तक जारी हो सकती है, कब तक जारी कर सकती है कांग्रेस ये चार्जशीट? आज इसका कार्यक्रम है कांग्रेस भवन में 11 से 1 बजे के बीच। कांग्रेस भवन में बकायदा जो कमेटी बनाई गई थी, चार्जशीट कमेटी, उसकी तरफ से जारी की जाएगी। पहले से राज्यपाल को भी सौंपा जाना था, लेकिन अब समय की कमी, इसलिए राज्यपाल को नहीं सौंपा जाएगा और सीधे पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसे रखा जाएगा, और पब्लिक को बताएगी कांग्रेस। 1 हफ्ते में इसके पर्चे बांटे जाएंगे कि क्या कमियां और खामियां रही डबल इंजन की सरकार की, जिनके खिलाफ इस वक्त बीजेपी को वोट करना चाहिए जनता को। जी दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राज्य में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी चली गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा को हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि जब उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकती। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा को भाजपा ने बड़कोट नगर पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया था। 18 अक्टूबर को जशोदा ने ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटाकर बड़कोट नगर पंचायत में शामिल करने की अर्जी दी थी। 23 अक्टूबर को उन्होंने नगर पंचायत
पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन कर दिया था। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने देहरादून के निर्वाचक नामवली में नाम होने की वजह से उनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। ग्रामीण मतदाता सूची से नाम हटने के बाद डीएम उत्तरकाशी आशीष चौहान ने निदेशक पंचायती राज को पत्र भेज राणा को अध्यक्ष पद से हटाने की संस्तुति भेजी, जिसके बाद डबल बेंच ने उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद जशोदा राणा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही हैं। और जो कानून है धारा 90 का 4 है, वो बिल्कुल साफ है कि किसी आदमी का अगर जिस विधानसभा क्षेत्र से ना जो क्षेत्र पंचायत क्षेत्र है, जिला पंचायत क्षेत्र है, जहाँ से वो चुनाव लड़ती है, अगर वहाँ की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो वो जिला पंचायत की सदस्य नहीं रह सकती है और न उसके बाद कोई पद, जब सदस्य नहीं रहे तो पद कहां से रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी कल देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। परेड ग्राउंड में कल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रैली में 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 9 एसपी, 10 एडिशनल एसपी की तैनाती होगी। 20 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 50 दरोगा की तैनाती, 6 कंपनी पीएससी को भी तैनात किया जाएगा। रैली को लेकर कई रूट को डायवर्ट किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी कल देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। यहां परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे और रैली में करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसके तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर से हरीश रावत पर विवादित बयान दिया है। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि चुनावों के बाद हरीश रावत को कुमाऊं या फिर गढ़वाल में बनाए गए बंदरबाड़े में डाला जाएगा। कोश्यारी ने कहा कि हरीश रावत वो वानर है जिसने अपनी लंका जलाई है, इसलिए उनको बंदरबाड़े में डाला जाएगा। हरीश जी ने जो रावत जी ने बयान दिया है उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। हरीश रावत जी के नेतृत्व में वो अपने को हनुमान कहने लग गए, बानर कहने लग गए, अब उसने स्वीकार कर लिया है। तो हरीश रावत रूपी हनुमान ने पूरी लंका स्वयं की जलाई। पहले तो हनुमान ने दूसरे की लंका जलाई, इन्होंने अपनी लंका जला दी। पहले सतपाल गए, फिर उसके बाद हमारे यशपाल गए, फिर क्या है बहुगुणा गए, क्या कितने लोग चले गए। जब उन्होंने अपनी लंका खुद जला डाली है तो मैं सोचता हूं कि अब तो हरीश रावत जी अगर वास्तव में बानर हैं तो उन्होंने एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में बंदरबाड़ा शुरू किया था, उस बंदरबाड़े में उनको हम इस इलेक्शन के बाद डाल देंगे। देहरादून में कई रूटों पर बस संचालन प्रभावित होगा। चुनाव ड्यूटी की वजह से बस संचालन प्रभावित होने जा रहा है। 5 से 16 तारीख तक बसों के संचालन पर असर होगा। हिली रूट की 30 बसों को कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली रूट पर नहीं चलेंगी 6 बस। राजनीति में कुछ कहने और करने के बाद उससे पलटकर उससे पल्ला झाड़ लेना यह आमतौर पर देखा जाता है। अब यही कुछ गढ़वाल लोकसभा सीट में भी हो रहा है। यहां मनीष खंडूड़ी ने खंडूड़ी है जरूरी से खुद ही किनारा कर लिया है और अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साल 2012 में बीजेपी ने खंडूरी है जरूरी के नारों के साथ उन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया था। अब भले ही खंडूरी खुद चुनाव हार गए, मगर बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिल गई। अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे सीनियर खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी के लिए कांग्रेस ने उसी टैगलाइन को चुरा लिया और चुनाव सामग्री छपवा कर फायदा लेने की कोशिश की, मगर खुद मनीष खंडूरी ने ही इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसने छपाए, कैसे छपे, वो मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको ये कहूँगा जो मैंने पहले कह चुका हूँ कि ये सब मिर्च मसाला है और मेरा ये जवाब रहेगा आपके लिए। नहीं, अब वो तो बीजेपी का नारा था। कोई भी पार्टी अपना क्या नारा दे उसमें तथ्य होने चाहिए, खाली खोखले हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अगर मनीष खंडूरी ने ये पोस्टर नहीं छपवाए तो फिर इतने बड़े पैमाने पर बिना उनकी सहमति के ये किसने और कैसे छपवाए। अब जब खुद कांग्रेसी खंडूरी इसे मिर्च मसाला बता रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के अंदर से ही उनके खिलाफ किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मतदाता असल मुद्दों से दूर इस तरह के प्रचार पर खासे नाराज हैं। गांव के मुद्दे सारे गायब है। अब खंडूरी जी के नाम पे तो वोट मिलेगी नहीं, क्योंकि खंडूरी जी ने भी कुछ किया तो है नहीं, कभी गांव तो देखा नहीं है। बात कुछ समझ में आती है नहीं कि है क्या। इसके तात्पर्य है कि असली मुद्दे तो है नहीं।
कांग्रेस के अंदर ही जहां खंडूरी है जरूरी पर खासा विवाद हो रहा है, अब उस पर मनीष खंडूरी ने भी ऐसी प्रचार सामग्री छपवाने से ही इनकार कर दिया है। साफ है, या तो मनीष खंडूरी मामले की नजाकत को समझते हुए बैकफुट पर हैं, या फिर सियासी पारी शुरू करने से पहले ही उन्हें अपनों से ही खतरा है। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सीट पर चुनाव भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस से प्रीतम सिंह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह फिर से मैदान में है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति जो न करा देश, कभी प्रीतम सिंह के लिए वोट मांगने वाले विजय बहुगुणा आज रानी के लिए वोट मांग रहे हैं। राजनीति में जिस राज परिवार से उनका 36 का आंकड़ा था, आज उसी परिवार के लिए प्रचार कर रहे विजय बहुगुणा से पूछने पर उन्होंने कह दिया कि व्यक्ति से मित्रता होती है। राजनीति में व्यक्ति से मित्रता होती है, साथ होता है, भाई भाई होते हैं, लेकिन आज चुनाव है और इस चुनाव में हम मोदी जी के साथ हैं। इस वक्त इलेक्शन प्रधानमंत्री का हो रहा है और प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जीतना इस देश के लिए अच्छा है। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह कहते हैं कि लोकतंत्र में ये सब होता है। तो राजनीति है और लोकतंत्र में जो है ये सब चीजें होती हैं। हमने जो हमारा दायित्व था, जो हमारे दल के प्रति हमारा कर्तव्य था, उसका निर्वहन करने का काम। मैं राजनीति में किसी को दुश्मन नहीं मानता। टिहरी लोकसभा सीट पर विजय बहुगुणा का रवाई और जौनपुर क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। विजय बहुगुणा ने इस क्षेत्र को राज्य और केंद्र में ओबीसी में शामिल कर लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि विजय बहुगुणा के क्षेत्र में प्रचार से बीजेपी को कितना फायदा और कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। न्यूज 18 के लिए सुनील सिलवाल की रिपोर्ट। भले ही विकास की धारा से अलग थलग पड़े गांव के विकास को लेकर सांसद आदर्श गांव की पहल की गई थी, लेकिन चमोली में ये पहल सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। यहां जिस गांव को सांसद जी ने गोद लिया था, उस गांव के दर्शन तक नहीं किए। फिर विकास कैसा हुआ होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ये तस्वीर है चमोली के गैरसैंण विकास खंड के दूरस्थ गांव लामबगड़ की, जिसे राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने गोद लिया है। लेकिन इस गांव में समस्याएं आज भी वैसी की वैसी ही हैं। राज बब्बर ने वादा किया था कि इस गांव का विकास कराएंगे, लेकिन इस गांव तक ना तो सांसद जी पहुंचे और ना ही विकास। उन्होंने वादा किया था कि वो यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएंगे, पर धरातल पर एक बोर्ड के अलावा कुछ नहीं मिला। यहाँ पर ये जो बिजली के खंभे हैं वो अपने दयनीय स्थिति में हैं। ये तारें झूल रहे हैं, 50-100 मीटर 200 मीटर की दूराई पे हैं। और जो है यहाँ सोलर लाइट का ये बोर्ड लगा हुआ है। सोलर लाइटों का कोई पता ही नहीं है यहाँ की कहाँ है, क्या है। कोई जो भी योजना है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो सुचारू रूप से है। यहाँ कोई ऐसी योजना ही नहीं है। राज बब्बर ने जब इस गांव को गोद लिया था, तब यहाँ के लोगों को लगा था कि गांव के बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा, स्थितियां बदलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनोरमा शर्मा जी ने लिया था, उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद राज बब्बर जी ने लिया। हमने तो उनकी फोटो तक भी नहीं देखी यहाँ कहीं पर, और न वो कभी यहाँ पहुँचे, न उन्होंने यहाँ कुछ इस प्रकार की जो उन्होंने काम किया उनके बारे में हमको समीक्षा दी कि भाई हमने यहाँ पे ये काम। सांसद जी श्री राज बब्बर सर से बहुत उम्मीदें थी, पर लेकिन आज तक सर को हमारे गांव में कुछ हो नहीं पाया। बस बोर्डों पे सांसद जी का कामों का अंबार लगाए, पर आज तक कुछ हो नहीं पाया। सर जी ने गोद ले रखा है लामबगड़, अभी तक उनके कभी न दर्शन हुए, न कोई कार्य हुआ, न कोई योजना बनी। देखिए, जो लामबगड़ गाँव गोद लिया गया था, वो हमारे जो सांसद थी मनोरमा डोभाल जी, दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया, इस वजह से उसमें काम में डिले हुआ। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे तो राज्यसभा सांसद ने ये गांव ले, लेकिन जो जनता के प्रति जवाबदेह सांसद होता है, जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते, वो सांसद तो सारे बीजेपी के हैं। यहाँ पर 500 सांसद बीजेपी के चुने, उन्होंने जो गाँव गोद लिए, उन गाँव के विकास की क्या स्थिति है बताने का काम किया जाए। उन्होंने कितना विकास किया, उनसे 10 गुना ज्यादा विकास माननीय राज बब्बर जी ने अपने गाँव जो गाँव गोद लिया उसमें विकास करने का काम किया। बहरहाल सांसदों द्वारा आदर्श गांव गोद लेने के पीछे गांव का विकास था, ग्रामीणों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना था।
लेकिन इस गांव में जिस तरह से अब तक धरातल पर एक भी विकास की योजनाएं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि सांसद जी यूपी की राजनीति में व्यस्त हैं। न्यूज़ 18 के लिए लामबगड़ गांव चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि अब आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को डेन के चैनल नंबर 341 पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।